नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना फ्रैक्शंस का ही अगला टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, बार के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखिए है क्या इसमें, इसका मतलब क्या होता है। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे 0.7 और 7 के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा। और एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि इसे फ्रैक्शन में, इसे भिन्न के रूप में बदलिए। तो कैसे वो करना है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, किसी भी डिजिट के ऊपर अगर बार लगा है, किसी भी अंक के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब डेसिमल के बाद ये डिजिट क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। और कब तक, अनंत तक ये दोहराया जाएगा। तो मतलब बार अगर लग गया तो उसका मतलब क्या है कि वही डिजिट क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। और समझिए अच्छे से, जैसे लिखा हुआ है 0.21 बार, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 0.21 21 21 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो बार का बेसिक मतलब क्या होता है कि जिस भी डिजिट के ऊपर या किसी डबल डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो वो डिजिट्स आपस में क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। अब सवाल क्या आता है कि इन्हें फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कीजिए, इसे भिन्न के रूप में बदलिए। तो कैसे वो करना है, तो चलिए सीखते हैं। जैसे पहले मैं एक बेसिक मेथड आपको बताता हूं कि जैसे 0.7 बार को अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखना है तो आप उसे कैसे लिखेंगे। देखिए 0.7 बार का मतलब है 0.777777 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। मैंने इस वैल्यू को क्या मान लिया, मैंने इसे x मान लिया और हमें इस x की वैल्यू ही निकालनी है, पर किस रूप में, भिन्न के रूप में हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरफ भी 10 से और इस तरफ भी 10 से, दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। हालांकि सिर्फ 10 नहीं, आप 100 1000 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेशन आसान रहे जिसके लिए मैंने यहां पर 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 10x। और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं गुणा करने पर डेसिमल एक प्लेस राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.7777 एंड सो ऑन। ये 10x की वैल्यू। अगर मैं दोनों समीकरण को घटा दूं, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को माइनस करूं, तो 10x माइनस x हो जाएगा 9x। और डेसिमल के बाद के तो सारे डिजिट्स हट जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ 7। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 7/9 हो जाएगा, जो कि 0.7 बार की फ्रैक्शन के रूप में वैल्यू है। और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप 7 को 9 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा भाई, पहले डेसिमल लग जाएगा, यहां 0 आ जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 7 टाइम्स जाएगा 63, देन अगेन क्या हो गया, 7 रिमाइंडर आएगा, 0 लगेगा, फिर से 7 हो जाएगा, 63 एंड सो ऑन। यही जो वैल्यू है 0.77777 रिपीट होती जाएगी। मतलब 7 को 9 से डिवाइड करने पर क्या आता है, 0.777, मतलब 0.7 बार आता है, जिसे फ्रैक्शन के रूप में लिखना हमने सीखा। एक बेसिक मेथड से सीखा। चलिए बढ़ते हैं आगे, आते हैं अब इसकी ट्रिक के ऊपर। आपके सामने लिखा है 0.7 बार। तो ट्रिक क्या होगी कि आप देखते से इसका आंसर बता पाएं। काफी लोग जानते भी हैं, पर जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता दूं कि डेसिमल के बाद जो भी हैं या जितने भी डिजिट्स हैं आप पहले वो लिखिए। यहां डेसिमल के बाद सिर्फ 7 है तो मैं 7 लिखूंगा। और जितने अंकों के ऊपर बार है, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है, उतनी बार क्या आएगा, अपॉन में 9 आएगा। क्योंकि सिर्फ सिंगल डिजिट 7 के ही ऊपर बार था, मतलब एक ही डिजिट के ऊपर बार था, एक ही अंक के ऊपर बार था, तो एक बार क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बात को और अच्छे से समझिए। जैसे लिखा हुआ है 0.23 और 23 के ऊपर बार है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 23 बटे, क्योंकि 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 बार क्या आ जाएगा, 2 बार 9 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कीजिए, डिवाइड करके देखिए कि 23/99 को हल करने पर 0.232323 आएगा। चलिए और समझ लेते हैं। अगर आपके सामने लिखा हुआ है 0.21 के ऊपर बार, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपने निकाल भी लिया होगा। इसका आंसर होगा 21/99। पर एक बात का आप ध्यान रखिए कि अगर ये कैंसल आउट हो रहे हैं, जैसे कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि 3 के टेबल से कटेगा, 3 के टेबल से कटेगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 7/33 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो अगर कैंसल आउट हो रहा है तो उसे कैंसल आउट भी करना है। बस आपको इतनी बात का याद रखना है कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतनी बार क्या आएगा, अपॉन में 9 आएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूं 0.123, 3 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 123/999 इस क्वेश्चन का सही आंसर। 3 के पहाड़ से काट दीजिए, 41/333 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बस आपको इतना सही हल करना है।
तो चलिए आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है 0.27 सिर्फ 7 के ऊपर बार है। अभी तक जो क्वेश्चंस हमने किए उसमें पूरे के ऊपर बार था, पर इस बार सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर है। हम चाहें तो बेसिक मेथड से भी देख सकते हैं, जीपी बना के भी देख सकते हैं। काफी बच्चों ने जिन्होंने डेप्थ में पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स वो जानते हैं कि ये एक इनफाइनाइट जीपी बन जाती है जिससे हल किया जा सकता है। पर अगर मैं सीधा ट्रिक की बात करूं तो आपको करना क्या है, पहले पूरा नंबर लिख लीजिए 27। जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है, मतलब 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 को क्या कीजिए आप माइनस कीजिए, डिवाइडेड बाय जितने अंक के ऊपर बार उतनी बार 9 और जितने के ऊपर नहीं है उतनी बार क्या आएगा 0। तो बात काफी आसान है, पहले आप पूरा नंबर लिख लीजिए 27, इसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं है, मतलब 2 के ऊपर नहीं है तो 2 को मैंने माइनस किया, जितने अंकों के ऊपर बार है, आप ध्यान से देखिए कितने अंकों के ऊपर सिर्फ 7 मतलब सिंगल के ऊपर बार है तो एक बार 9 आएगा, और एक के ऊपर नहीं है तो उतनी ही बार क्या आएगा 0 आएगा। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 27 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 90। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कीजिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 के टेबल से कटेगा तो 5/18 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इतना आपको करना है। मैं दोबारा समझा दूं कि जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कीजिए, जितने अंक के ऊपर बार उतनी बार ही 9 आएगा, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी बार क्या लेना है आपको 0 लेना है। फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है जैसे 0.127 और इस बार मैंने 27 के ऊपर बार लगाया, तो कैसे हल करेंगे देखिए, काफी आसान है। पहले जो भी नंबर है आप वो लिख लीजिए 127, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कीजिए, 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 बार क्या आ जाएगा 9, और 1 के ऊपर नहीं है तो 1 बार क्या आ जाएगा 0। अगर मैं इसे हल करूं तो ये बन जाएगा 126/990। हाँ, अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो आप कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं शायद 2 के टेबल से कट रहा है 63, और ये भी अगर 2 के टेबल से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 495। इसके बाद फर्दर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 3 के टेबल से भी कट रहा है, अगर 3 के टेबल से मैं इसे कैंसिल आउट करूं तो कितना हो जाएगा 3 के सीधा हम इसे 9 के टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं कि आपको बस इस बात का याद रखना है कि जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कीजिए, जितने अंकों के ऊपर बार है उतनी बार क्या आएगा 9, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी बार क्या निकल के आएगा 0। फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 0.41 बार प्लस 0.73 बार, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब यहां पर प्लस लगा हुआ है, तो जब विद्यार्थी इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं, इसे फ्रैक्शन बना लेते हैं, इसे फ्रैक्शन बना लेते हैं, फिर एलसीएम लेके हल करते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी एडिशन का क्वेश्चन आपके सामने आता है, जब भी प्लस का क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करेंगे, पहले किसी भी एक नंबर को आप लिखिए। अगर मैं 0.41 बार को लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा 0.4111 एंड सो ऑन। 0.73 को आप क्या लिखेंगे 0.73333 एंड सो ऑन। ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 4, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, 7 और 4 होता है 11, हासिल आया 1। मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1.14 के ऊपर क्या आ जाएगा बार, क्योंकि आप देख रहे हैं 4 रिपीट हो रहा है। बजाय मैं इन दोनों को ऐड करने के, एलसीएम लेके ऐड करने के या फ्रैक्शन बनाने के, मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ एक ही बार फ्रैक्शन बनाऊंगा, वो भी इसका। और कैसे बनाया जाता है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर डेसिमल के आगे कोई नंबर आ गया तो अब इसे कैसे हल करना है। अगर सिर्फ इतना होता तो हम हल कर लेते, पर कोई भी कठिन चीज़ नहीं है। आप 1 को अलग लिख लीजिए, देन प्लस 0.14 बार। अब इस तरीके से इसे हल कीजिए। डेसिमल के पहले वाले को आप छोड़ दो, अब उसे एज इट इज लिख लो, बाकी 0.41 को आप ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 14 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 90। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 प्लस 13/90। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, या तो मैं लिख सकता हूं 1:13/90
90। अगर आप चाहें तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या जैसे भी आप लेना चाहें आप एलसीएम लीजिए। तो 90 + 13 ये हो जाएगा 103/90, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हो सकता है ऑप्शन में ये भी गिवन हो, तो ये भी आंसर है। तो क्या किया हमने कि बजाय पहले मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं इनको, उसकी बजाय मैं क्या प्रेफर करूंगा कि पहले मैं ऐड कर लेता हूं, उसके बाद एक ही बार फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करें। काफी बच्चों को ये लेंदी लग सकता है, पर एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत ही जल्दी इस चीज को कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है 0.152 बार प्लस 1.31 बार। ये आपके सामने क्वेश्चन है। कैसे हल करना है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया कि सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अब पहले दोनों नंबर्स को आप लिख लीजिए। तो पहला नंबर है मेरे पास 0.152 के ऊपर बार है तो 2 होता जाएगा रिपीट, 1.31 31 31 एंड सो ऑन। इसके बाद आपको इसका सेगमेंटेशन करना है, आपको इसे पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्यों ऐसा करना है मैं आपको बात समझाता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि बार कितने के ऊपर नहीं है, यहां तो भाई दोनों डिजिट्स के ऊपर बार है, पर यहां पर कितने के ऊपर नहीं है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है। बात हो रही है डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर नहीं है। तो यहां पर तो सभी डिजिट्स के ऊपर बार है, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर नहीं है, 0 डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों ही डिजिट्स के ऊपर बार है, तो बिना बार वाला कोई डिजिट है डेसिमल के बाद तो नहीं है। पर यहां पर जरूर कितने डिजिट्स हैं, यहां पर 2 डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू को आप सिलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2। तो जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, अधिक से अधिक जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, पहले सेगमेंट में आपको उतने डिजिट्स यहां पर ले लेने हैं। क्या बात मैं कह रहा हूं आपसे कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है मैक्सिमम, यहां पर तो सभी के ऊपर बार इसको नहीं लेना, पर यहां पर कितने के ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर नहीं है। तो पहले सेगमेंट में कितने अंक आएंगे आपके, 2 अंक आएंगे। पहला डिजिट और दूसरा डिजिट, 2 डिजिट के बाद आप एक सेगमेंटेशन कीजिए। यहां पर दूसरे में कितने अंक आएंगे, आप यहां पर देखिए कि कितने अंक के ऊपर बार, 1, कितने अंक के ऊपर बार, 2। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, मतलब जितने के ऊपर बार नहीं है उसका एलसीएम क्या होगा भाई, 1 यहां पर कितने, 1 के ऊपर बार, यहां पर कितने, 2 के ऊपर बार। तो इनका एलसीएम आपको लेना है जितने अंकों के ऊपर बार है। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 ही होता है। तो दूसरे सेगमेंट में कितने आएंगे, 2 अंक आएंगे। तीसरे में आप कम से कम 1 अंक तो लिखिए ही। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि कभी कभार यहां से कैरी आ जाता है तो ये वाली वैल्यू चेंज हो जाती है। तो तीसरे सेगमेंट में कम से कम आपको क्या लेना है, 1 या 2 अंक तो लेने ही लेने हैं, उससे ज्यादा लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए देखिएगा, ऐड करते हैं। ये हो जाएगा कितना, 3, ये हो जाएगा कितना, 5। आप देख पा रहे हैं ये भी 3 5, ये 6, ये 4। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, मेरे क्वेश्चन का आंसर है 1.46 और बार किसके ऊपर, 53। जो भी सेकंड वाला सेगमेंट होगा हमेशा उसी के ऊपर बार आएगा। आपको इसके बाद की वैल्यूज को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी तक समझ भी चुके होंगे कि 53 ही इसके बाद क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। अब विद्यार्थी क्या बोलता है कि सर जब दूसरे सेगमेंट पे ही बार लगाना था तो तीसरा लिखा ही क्यों। जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभार यहां से कैरी आ जाता है, अगर इनकेस यहां से कैरी आ जाता तो ये वैल्यू तो क्या हो जाती, चेंज हो जाती। इसलिए आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि बार वाले सेगमेंट की वैल्यू चेंज हो जाए, वो भी किसकी वजह से, वो भी कैरी की वजह से। तो इसलिए आपको लिखना जरूर है, हालांकि उसे इग्नोर हम बाद में करेंगे, पर इसकी वजह से ये वैल्यू चेंज हो सकती है, इसीलिए इसका लिखना जरूरी है। तो ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, जिसे आपको कन्वर्ट करना मैंने सिखाया ही है। 99 आएगा और 2 बार 0 आएगा, उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पर पूरी बात को ध्यान से समझिए, सेगमेंटेशन कैसे करना है, क्वेश्चन को करने का सही तरीका, क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस में अगर आप डायरेक्ट ऐड करके आंसर निकालना चाहेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो पहला सेगमेंट कितने अंक का, मैक्सिमम जितने के ऊपर बार नहीं है तो वो कितने, वो 2 अंक का सेगमेंट। जितने के ऊपर बार है उनका एलसीएम लीजिए, 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2। तो दूसरे सेगमेंट में कितने आएंगे, दूसरे में 2 अंक आएंगे, और तीसरे में 1 या 2 अंक आप लिख लीजिए। इसके बाद आप ऐड करेंगे, जो सेकंड सेगमेंट है उसके ऊपर हमेशा क्या आ जाएगा, उसके ऊपर हमेशा बार आ जाएगा। चलिए एक आध एग्जाम्पल मैं और करवाता हूं ताकि आपको बात ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। जैसे 0.121 बार प्लस 0.234 बार, चलिए यहां पे 2 डिजिट के ऊपर बार ले लेते हैं, प्लस 5.121 बार। ये हमारा क्वेश्चन है। तो
करते हैं शुरू। पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं। पहला नंबर मैंने लिखा 0.12, क्योंकि 1 के ऊपर बार है तो 1 1 1 1 1 1, यही क्या होता रहेगा आपका, रिपीट होता रहेगा। दूसरा मैंने लिखा 0.234 34 34 34 एंड 3 एंड देन 4 एंड सो ऑन। तीसरा है 5 पॉइंट, क्योंकि 1 to 1 के ऊपर बार है तो 1 to 1 1 to 1 1 to 1 1 एंड 2 देन 1, ऐसे चलता रहेगा। चलिए ऐड करते हैं। ऐड करने से पहले हमारा काम क्या रहेगा, सेगमेंटेशन का। चलिए देखते हैं मैक्सिमम कितने के ऊपर बार नहीं है। यहां तो सबके ऊपर है, यहां 1 अंक के ऊपर बार नहीं है और यहां 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है। तो मैक्सिमम कितने के ऊपर नहीं है, 2 अंक के ऊपर बार नहीं है। तो पहले वाले सेगमेंट में कितने अंक आपके आएंगे, पहले वाले सेगमेंट में 2 अंक आएंगे। दूसरे वाले में यहां पर 1 अंक के ऊपर बार है, यहां पर 2 अंकों के ऊपर बार है और यहां पर 3 अंकों के ऊपर बार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 2 3 का जो लघुत्तम होता है, जो एलसीएम होता है, वो 6 होता है। काफी हैरानी वाली बात है, पर हाँ बिल्कुल 6 अंकों के ऊपर बार आएगा। तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6, दूसरे सेगमेंट में 6 अंक आएंगे। और जैसा कि हमने समझा है कि इन्हीं 6 अंकों के ऊपर क्या आने वाला है, इनके ऊपर ही बार आने वाला है। तीसरे में कम से कम 2 अंक हमने ले ही लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलिए अब ऐड करना शुरू करते हैं। मैं फिर से सेगमेंटेशन करना बता दूं कि जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, अधिक से अधिक मैक्सिमम जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, पहले सेगमेंट में उतने ही अंक आते हैं। दूसरे के ऊपर मतलब ये 1 के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार, तो इनका एलसीएम वाला सेक्शन आ जाएगा। और तीसरे में क्या आएंगे, या तो 1 या तो 2 अंक आप लिखिए, क्योंकि इनकेस अगर कैरी आता है तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है। इसके लिए सेफ्टी के लिए हमने तीसरा सेगमेंट किया। चलिए ऐड करते हैं। ये हो जाएगा 5, देन ये हो जाएगा 6 और ऐड करते हैं। ये भी हो गया 6, ये भी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, देन ये हो जाएगा 7, देन ये हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 6। आप देख रहे हैं कि 6 5 है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है 6 5, मतलब रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, 6 अंकों के बाद शुरू होगा। इसका टोटल करेंगे 7 आ जाएगा, इसका टोटल करेंगे 4, डेसिमल से पहले तो 5 है ही, तो आपके इक्वेशन का सही आंसर क्या हो जाएगा 5.47। 6 5 7 5 6 6 के ऊपर क्या आएगा बार, क्योंकि इसके बाद से फिर से क्या शुरू हो जाएगा 6 5 7 5 6 6, वही सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। तो ये इक्वेशन को करने का बढ़िया तरीका है। हालांकि अगर आप वर्ग 3 की बात करें, संविदा के हिसाब की बात करें, तो इतना ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन आएगा नहीं। फिर भी सेफ्टी के लिए हमने देख लिया कि इनकेस एडिशन के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे उन्हें अटेम्प्ट करना है। बार और भी प्रकार के होते हैं, पर संविदा के हिसाब से फिलहाल वो ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए अभी हम उन्हें स्टडी नहीं कर रहे हैं। पर जब मैं एसएससी वगैरह के लिए पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें वो चीज़ ज़रूर कवर करूंगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं फ्रैक्शंस को और समझते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। हम भिन्न की तुलना करना सीखेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चंस आने के। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 3/5 और 2/7, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो कभी भी अगर 2 फ्रैक्शंस की बात आती है कंपैरिजन की, हालांकि हम 3 फ्रैक्शन 4 फ्रैक्शन कंपेयर करने के भी तरीके सीखेंगे, पर जब भी बात आती है 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करने की, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आप कीजिए 3 गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21, 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। सीधी सी बात है कि भाई 21 बड़ा है 10 से, इसका मतलब 3/5 बड़ा हो जाएगा किससे, 2/7 से। सिर्फ इतना सा काम आपको करना है। अगर 2 फ्रैक्शंस का कंपैरिजन है तो बहुत ही आसानी से आप इस चीज को हल कर सकते हैं। सवाल किस प्रकार का आता है, अगर आपके सामने 4 ऑप्शंस में कह दूं कि इनमें से सही ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिए, आपके सामने ऑप्शन क्या है कि 3/5 और 2/7 इस तरीके से लिखा हुआ है। 3/5 2/7 ये लिखा हुआ है, 3/5 2/7 इज इक्वल टू लिखा हुआ है, और 3/5 और 2/7 यहां पर लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मतलब इन्हीं 2 फ्रैक्शंस को आपको कंपेयर करना है। तो भाई कोई कठिन काम नहीं, आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप पहचान लेंगे कि 21 तो 10 से बड़ा होता है, इसका मतलब 3/5 क्या हो जाएगा, 2/7 से बड़ा, और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अगर सिर्फ 2 ही फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है तो कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसानी से आप कंपेयर कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। कंपैरिजन करना है अगर ज़्यादा फ्रैक्शंस का। ज़्यादा फ्रैक्शंस जैसे मैंने एग्जांपल के लिए एक ले लिया 1/2 है, एक हमने ले लिया है 3/5 है, एक हमने ले लिया है
2/5 ले लिया है और एक हमने ले लिया है 7/10। इन सारे फ्रैक्शंस का हमें कंपेयर करना है या इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। तो कैसे इस सवाल को हल किया जाए, कोई कठिन काम नहीं है। पर यहां पर जो ट्रिक हम अप्लाई करने वाले हैं, आप बस ये देखिए कि या तो न्यूमिनेटर या तो डिनोमिनेटर, या तो न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर, जिसका भी एलसीएम लेना आपको आसान लग रहा है, या तो अंश का या तो हर का, जिसका भी एलसीएम लेना आपको आसान लग रहा है, आप उसका एलसीएम लीजिए। अगर मैं ध्यान यहां पर दूं तो फिलहाल जो मैंने एग्जाम्पल डिजाइन किया है, मैं करना ये चाहता हूं कि मैं हर को बराबर करना चाह रहा हूं, क्योंकि इस बार इनका एलसीएम लेना क्या हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। बजाय अगर मैं 3, 2 और 7 का भी एलसीएम लेना चाहूं तो कठिन काम ये भी नहीं है, पर फिलहाल आप देखिए 2 और 5 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, खुद 10 ही हो जाएगा। तो आपको प्रयास ये करना है कि या तो अंश या तो न्यूमिनेटर्स बराबर हो जाएं या डिनोमिनेटर्स बराबर हो जाएं। तो चलिए देखते हैं क्या यहां पर हो पा रहा है। डिनोमिनेटर का एलसीएम 10 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सभी के हर को क्या बनाने की कोशिश करूंगा, 10 बनाने की कोशिश करूंगा। और कैसे ये काम किया जाए, आप सिर्फ ये सोचिए कि 2 में मैं ऐसा क्या गुणा कर दूं कि वो 10 हो जाए, 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि वो 10 हो जाए। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि 5 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 5 और नीचे क्या हो जाएगा 10। और आप लोग जानते हैं कि 5/10 को हल करने पर क्या आता है, 1/2 ही आता है। अब 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 हो जाए, तो आपका उत्तर होगा कि भाई 2 गुणा कर दो, 5 में 10 हो जाएगा। तो चलिए ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कीजिए। तो ऊपर 2 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 6, और नीचे अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 10। तीसरे पर आते हैं। यहां पर भी मैं देख पा रहा हूं कि 5 में भी 2 ही गुणा करने की जरूरत है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/10, और यहां पर कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया 7/10। तो अगर मैं बढ़ते हुए क्रम में बात करूं, बढ़ते हुए मतलब छोटे से बड़े की ओर, तो छोटे से बड़े की ओर तो आप देख पा रहे हैं कि अब डिनोमिनेटर तो सभी के बराबर हैं, पर न्यूमिनेटर्स जो हैं सभी के अलग अलग हैं, जो अंश हैं सभी के अलग अलग हैं। और यदि सभी के अंश अलग अलग तो सबसे छोटा क्या है, 4/10। 4/10 ये सबसे छोटा है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी 2/5, ये सबसे छोटा। इससे बड़ा क्या हो जाएगा भाई, इससे बड़ा हो रहा है मेरे पास 5/10, मतलब इसके बाद आएगी वैल्यू 1/2। देन इसके बाद क्या आता है, 5 के बाद आ रहा है 6, मतलब 3/5। देन इसके बाद क्या आ जाएगी लास्ट वैल्यू 7/10, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपने क्या बराबर कर लिया, अगर आपने हर बराबर कर लिया, तो अंश की तुलना करके आप पता कर सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा। तो हर को बराबर करना एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लीजिए, एलसीएम जो भी आएगा सभी को वही बनाने की कोशिश कीजिए, और वो बनने के बाद आप क्या करेंगे, अंश की तुलना करेंगे, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे, और बहुत ही आसानी से अरेंज कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। चलिए आते हैं अगले एग्जाम्पल के ऊपर। इससे मैंने एक ले लिया 1/2, एक ले लिया 3/4, एक है 5/6 है, और एक है 7/12 है। कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो फिर से मैं देख पा रहा हूं यहां पर कि जो हर है उनका एलसीएम क्या हो जाएगा, उनका एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 12 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना है वो हम देख लेते हैं, और कंपेयर करना काफी आसान हो जाएगा। मैं फिर से हर को बराबर कर रहा हूं, एलसीएम मैंने क्या लिया है 12। तो चलिए 2 में 12 बनाने के लिए 6 से गुणा होगा, तो ऊपर 6 से गुणा किया और नीचे भी 6 से गुणा किया। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो चलिए 3 से गुणा करेंगे 9/12 हो जाएगा। यहां पर 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करना है, तो ये 10/12 हो जाएगा। ये जो लास्ट वाला है ये एज इट इज रहेगा 7/12। अब देख पा रहे हैं सबसे छोटा क्या है 6, इसके बाद आएगा 7, इसके बाद आएगा 9, इसके बाद आएगा 10। तो कंपैरिजन की बात है तो 6/12 मतलब 1/2 सबसे छोटा है। इससे बड़ा हो जाएगा 7/12 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा 9/12 मतलब 3/4 हो जाएगा, और सबसे बड़ा 10/12 हो जाएगा मतलब कि 5/6 हो जाएगा सबसे बड़ा। ये आपके इक्वेशन का सही आंसर है। तो काफी आसान मेथड है, आप हर को बराबर कीजिए और अंश की तुलना करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। चलिए आते हैं अगले एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल है जैसे आपके सामने 3/7, 2/9, 6/11 एंड 3/8। ये 4 मैंने एग्जाम्पल लिए हैं आपके सामने।
आपको कंपेयर करना है कौन सा इनमें बड़ा है कौन सा इनमें छोटा है, तो कैसे आप करेंगे। पर हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना पड़े, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रॉपर क्या होता है इम्प्रॉपर क्या होता है, मतलब यह है कि कोई भी जैसे एक समभिन्न है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और एक विषम भिन्न है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। समभिन्न का मतलब क्या होता है, जिसे उचित भिन्न भी कहते हैं, कि जिसका अंश छोटा हर बड़ा, और इम्प्रॉपर में क्या होता है कि जिसका अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है। तो ऐसे केस में हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही क्या होता है, बड़ा होता है। भाई जिसका न्यूमरेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन तो क्या होगा, बड़ा ही होगा। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कंपैरिजन कर भी सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर इनमें कोई सा भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता, मतलब कोई ऐसा फ्रैक्शन होता जिसका अंश बड़ा है हर से, तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वो सबसे बड़ा हो जाएगा। कभी भी चाहे वैल्यूज कैसी भी हो, किसी भी प्रकार की हो, पर अगर अंश बड़ा है हर से तो वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। उसे आप डायरेक्टली अलग कर सकते हैं, बाकी को कंपेयर कर सकते हैं। पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे जो हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनमें कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो कैसे आपको कंपैरिजन करना है देखिएगा। इस बार अगर मैं ध्यान दूं 7, 9, 11 एंड 18, ये 8 है यहां पर, तो यहां पर डिनोमिनेटर बराबर करना आसान काम नहीं होगा। यहां पर हरों का लघुत्तम लेना काफी कठिन काम हो जाएगा। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो जो अंश हैं उनका एलसीएम लेना काफी आसान है। देखते से ही आप लोग बता पा रहे हैं कि 2, 3, 6 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा। तो क्या करना है, अंश को इस बार बराबर करना है, न्यूमरेटर्स को बराबर करना है। और कैसे करना है भाई, 3 में क्या गुणा कर दूं कि 6 हो जाए। 2 गुणा करना है तो चलिए 2 गुणा करते हैं, ऊपर भी 2 गुणा करेंगे और नीचे भी 2 गुणा करेंगे। 2 में क्या गुणा कर दें कि 6 हो जाए, मतलब 3, और 3 गुणा किया ऊपर तो ये हो गया 6, नीचे अगर मैंने 3 गुणा कर दिया तो हो गया 27। अगली बात, 6 में कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, और यहां पर फिर से 3 में 2 ही मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई करने पे 6 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये हमारे फ्रैक्शंस आ गए। अभी अंश बराबर हैं, पर सबसे छोटा फ्रैक्शन वो होगा जिसका हर सबसे बड़ा होगा। इस बार कहानी उल्टी हो गई है। इस बार आप ऐसा बिल्कुल ना कर दें जल्दीबाजी में कि 11, ये तो डिनोमिनेटर छोटा है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, जो कि हम पिछले एग्जाम्पल में कर रहे थे। पर पिछले एग्जाम्पल में हमने हर बराबर किए थे, अंश से तुलना हो रही थी। इस बार अंश बराबर है तो तुलना हर से होगी। और कैसे होगी कि जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होगा। बात को दोबारा ठंडे दिमाग से सुनिएगा कि जिसका हर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा हर किसका है भाई, सबसे बड़ा हर है 6/27। 27 सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। इससे बड़ा अगला मैं देख पा रहा हूं, सबसे बड़ा 27 था, देन क्या आएगा 16 मतलब 3/8। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 6/14 मतलब 3/7 आएगा। और सबसे बड़ा वही होगा जिसका हर सबसे छोटा होगा। कहानी उल्टी हो चुकी है पूरी। तो क्वेश्चन का सही आंसर ये है 6/11। ये सबसे छोटा क्या है 2/9 और सबसे बड़ा क्या है 6/11। तो जब भी आप अंश को बराबर कर रहे हैं तो तुलना आप हर से कर सकते हैं, और हर के बेसिस पे जब भी आप कंपैरिजन करेंगे इस बात का याद रखना आपको कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट भी काफी आसान है। हमने अंश बराबर करना सीखा, हमने हर बराबर करना सीखा, पर कभी कभार दोनों ही ट्रिक काम नहीं आती हैं। जैसे ये 3/4 है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है 5/6, और मैंने लिखा 13/14, और मैंने लिखा 19/20। ये 4 फ्रैक्शंस आपके सामने हैं। आपसे कंपेयर करने को कहा गया कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ्रैक्शन आप सिलेक्ट कीजिए। तो अब यहां पर अगर मैं अंश बराबर करने की कोशिश करूं तो मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा आसानी से, क्योंकि एलसीएम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और ना ही हर बराबर हो पाएंगे आसानी से। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है, जब अंश भी बराबर नहीं हो रहा, हर भी बराबर नहीं हो रहा, तो आप कोशिश कीजिए एक बार कि क्या इनका अंतर बराबर है। भाई अंश और हर 3 और 4 कितने का अंतर, 1 का अंतर। ध्यान से देखिए भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस। यहां पर भी 1 का डिफरेंस, यहां पर भी 1 का डिफरेंस, और यहां पर 19 और 20 में भी कितने का, 1 का ही अंतर है।
अंश बराबर हो पा रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात। अगर हर बराबर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, पर अगर दोनों ही बराबर नहीं हो पा रहे तो आप एक बार क्या चेक करेंगे कि क्या इनका अंतर बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर अंतर बराबर है तो आप इतना बस कीजिए कि जिन भी फ्रैक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यूज छोटी हैं, जिनके संख्यात्मक मान छोटे हैं, जैसे कि 3/4 सबसे छोटी वैल्यूज हैं, 3 और 4, 5 और 6 से छोटे होते हैं, आप सिर्फ अब या तो न्यूमिनेटर्स को ही कंपेयर कर लो या डिनोमिनेटर्स को ही कंपेयर कर लो, या तो अंश की ही तुलना कर लो या तो हर की तुलना कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू, सबसे छोटे संख्यात्मक मान 3 और 4 हैं, तो ये सबसे छोटा। इसके बाद उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 5 और 6 इससे बड़े हैं, इसके बाद 13 एंड 14 है, और इसके बाद क्या आ जाएगा 19 और 20। मतलब क्या है कि जब अंतर बराबर होता है तो जिनके संख्यात्मक मान छोटे उनके जो वैल्यूज आएंगी, आप चाहो तो हल करके देखो भाई इस चीज को, आप 3/4 हल करोगे 0.75 ही निकल के आएगा, जबकि आप 5/6 हल करोगे तो 0.8 के आसपास वैल्यू निकल के आएगी। तो यहां पर बात काफी आसान है कि जब अंतर बराबर है तो हम सीधा सीधा वैल्यूज के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं, या सिर्फ अंश के बेसिस पे 3, 5, 13 और 19, 3 छोटा, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 13 और उससे बड़ा 19, या डिनोमिनेटर के बेसिस पे भी आप कंपेयर कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो या तो मैं अंश बराबर करूंगा या हर बराबर करूंगा, या तो मैं देखूंगा डिफरेंस बराबर है या नहीं, और अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो आप उसे बराबर कर सकते हैं, जो कि हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है 3/5 है, 7/9 है, 1/2 है, एंड इसके बाद मैंने ले लिया एक 7/8। ये 4 मैंने फ्रैक्शंस लिए, कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हालांकि न्यूमिनेटर का एलसीएम 21 है, बहुत ही आसानी से आप अंश बराबर करके कर सकते हैं, पर उससे भी ज़्यादा आसान होगा। आप आइए डिफरेंस के ऊपर, आप देखिएगा यहाँ पर 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 1 का अंतर है, और यहाँ पर भी कितना, 1 का अंतर है। तो डिफरेंस जो है अभी इन दोनों का तो अंतर बराबर है, और अगर अंतर बराबर तो मैं कह सकता हूं कि जिनकी बड़ी वैल्यूज हैं वो बड़े होंगे, मतलब 7/9 जो है 3/5 से बड़ा होगा। इनमें भी अंतर बराबर है, अगर अंतर बराबर तो मैं कह सकता हूं कि 7/8 1/2 से क्या होगा, बड़ा होगा। पर अगर आप चारों का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि इनका तो अंतर 2 है, इनको भी आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 2 बनाने की। कैसे कि मैं 1 को क्या बनाना चाह रहा हूं, जो अंतर 1 है मैं उसे क्या बनाना चाह रहा हूं, 2, और 1 को 2 बनाना है तो क्या कीजिए, अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब अब 1/2 नहीं रहेगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4। अभी हमने 3/5 को नहीं छेड़ा बिल्कुल भी, और 7/9 को भी नहीं छेड़ा, पर हाँ यहाँ 1 के अंतर को हमने 2 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। आप लोग जानते हैं कि 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 आएगा, पर क्योंकि अब अंतर जो है 2 और 4 का कितना हो चुका है, 2 हो चुका है, मतलब डिफरेंस बराबर हो चुका है। वही चीज आपको यहाँ पर भी करनी है, 7/8 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, एंड देन ये 16 हो जाएगा। अंतर बराबर हो चुके हैं, और अगर अंतर बराबर हो चुके तो भाई कंपेयर करना क्या बड़ी बात है। सबसे छोटी वैल्यूज हैं 2/4, 2/4 मतलब 1/2 सबसे छोटा है, उससे बड़ा आ जाएगा 3/5, उससे बड़ा क्या है 7/9 है, एंड देन लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा 14/16, जिसको आप 7/8 लिख सकते हैं, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ये आपका ऑर्डर है बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर है, जिसे आप आरोही क्रम कहते हैं, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आप अंतर को बराबर कीजिए, या तो अंश को बराबर कीजिए, हर को बराबर कीजिए, या फिर 2 ही फ्रैक्शंस हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने देखा, वो भी काफी अच्छा मेथड है अगर 2 फ्रैक्शंस की बात है तो।